So good morning everyone. Last lecture we have completed discussion about thermal properties of matter. तो आज जो है हमें सेम सेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड डिस्कशन शुरू करना है, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. अब यहाँ पे टॉपिक की हेडिंग में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दिख रहा है. इसका मतलब टॉपिक में जो भी डिस्कशन हम करने वाले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे गैसेस की. मतलब गैसेस छोड़ के हमें यहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं करना है. ठीक है, तो गैसेस मतलब क्या होता है पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज मीन बाय गैसेस? गैस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय गैस? सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो गैस मतलब क्या होता है? ये है स्टेट ऑफ मैटर. क्या है गैस का मतलब? स्टेट ऑफ मैटर इन विच क्या होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स ट्रेवल्स along all possible direction with all possible velocities. गैस मतलब क्या है? एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें पवन क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं अलोंग ऑल पॉसिबल डायरेक्शन Recording in progress. वेलोसिटीज. उसको हम बोलते हैं एज ए गैसेस. ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक में जो भी डिस्कशन रहेगा वो सिर्फ गैस से रिलेटेड हमें करना है. और गैस से रिलेटेड जो भी डिस्कशन हम करेंगे तो गैस से रिलेटेड क्या क्या डिस्कशन करना है? देखो बेसिकली हम जो भी डिस्कशन करते हैं उसको हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक को बोला जाता है एज ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. अब ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? लार्ज प्रॉपर्टीज. ठीक है, एंड गैस की केस में ये लार्ज प्रॉपर्टीज मतलब कौन कौन होगा? पहले प्रेशर होगा, उसके बाद में वॉल्यूम होगी एंड उसके बाद में टेम्परेचर होगा. ठीक है, तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये तीन प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो उनको बोला जाता है एज ए मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. लिहू नका अजून, पहिले समजून घ्या, लिहायला भरपूर वेळ तुम्हाला. उसके बाद में नेक्स्ट आती है दैट इज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. अब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होगा? जैसे मैक्रोस्कोपिक मतलब जो लार्ज है, कंसिडरेबल है, उसी तरह से माइक्रो मतलब होती है लेकिन इतनी स्मॉल है कि हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते. और गैस से रिलेटेड अगर देखेंगे तो वहां पे स्पीड है या फिर वेलोसिटी है या फिर मोमेंटम है ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस. मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, इनको बोला जाता है एज ए माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, वंस अगेन फ्रॉम स्टार्ट. तो हमने आज डिस्कशन शुरू किया था अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. पहिल्यांदाच इथं गॅसेस आलंय, इसका मतलब पूरा डिस्कशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस रिलेटेड होने वाला है. ठीक है, और गैसेस से रिलेटेड हम क्या डिस्कस करेंगे? तो जिसमें काइनेटिक थ्योरी इन्वॉल्व है. अब काइनेटिक थ्योरी का मतलब ऐसी थ्योरी जो मोशन से रिलेट करती है, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी को भी देखा था. क्या होती काइनेटिक एनर्जी? मतलब एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ मोशन. मतलब कि मोशन रिलेटेड अगर कुछ है तो हम उसको काइनेटिक बोलते हैं. तो यहाँ पे हमें गैसेस की थ्योरी पढ़नी है जो काइनेटिक होगी. तो उसके लिए हमने पहले गैस को इंट्रोड्यूस किया. गैस मतलब क्या है? स्टेट ऑफ मैटर इन विच ऑल द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल्स अलोंग ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम बेसिकली जो भी डिस्कशन करेंगे उसमें कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होगी, कुछ मैक्रोस्कोपिक होगी. मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ी है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. एंड उसके बाद में माइक्रो मतलब क्या होगा? हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड, हर एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम. इसको बोला जाएगा एज ए माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, गैल्यू.
चलो फिनिश्ड। अब आते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर। एक्चुअल में ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब क्या होता है, जिसको हम इन शॉर्ट KTG ऐसे भी बोलते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसको हम KTG ऐसे भी बोलते हैं। और इस KTG का मतलब क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसका मतलब क्या होता है, थ्योरी ऑफ गैस which relates microscopic and मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस KTG, इसका मतलब क्या होगा, ऐसी थ्योरी जो क्या करेगी, बेसिकली माइक्रो एंड मैक्रो इन दोनों को क्या करने वाली है, रिलेट करने वाली है। मतलब इन दोनों के रिलेशन हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थ्योरी ऑफ गैस विच रिलेट्स माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब इनका रिलेशन कैसे होता है, तो सुरुवात आहे बरं का, काहीतरी गोळ होऊ शकतो। ठीक है, क्या यहाँ पे एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, अभी वेसल है, सुना करे वेसल है, वेसल में क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक पंप है, और पंप में से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड है पार्टिकल से गैस है उसको फिल कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर फिल करने के बाद प्रेशर का वेरिएशन एंड टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होता है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो उसके बाद जैसे पार्टिकल एंटर करेंगे, पार्टिकल के नंबर बढ़ेंगे तो उसकी वजह से प्रेशर कैसे बढ़ता है, फिर प्रेशर बढ़ने के बाद वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलो, तो बेसिकली यहाँ पे पहले पार्टिकल अंदर डाल देते। ओए क्या होता है, ठीक है, कुछ हेवी पार्टिकल एंड कुछ लाइट पार्टिकल। ठीक है, ऐसे पार्टिकल हमने यहाँ पे फिल कर दिए। और ज़्यादा हो गए पार्टिकल्स। ठीक है, फिर से अब वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर टेम्परेचर का वेरिएशन देखना है। तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हमने, जैसे कि 50 पार्टिकल्स है, हेवी पार्टिकल्स है, इनकी मोशन ऑब्जर्व करो। हेवी मतलब, ठीक है, अब क्या हो रहा है, बेसिकली ये वॉल के साथ में कोलाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे पर सेकंड कितने कोलिजन हो रहे हैं, यहाँ पे काउंट भी हो रहा है। मतलब ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जो भी मन में आया उधर घूम रहे हैं। ठीक है, विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। और उसके साथ में ठीक से ऑब्जर्व करो, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं, और कोलिजन के साथ साथ उनका कोलिजन वॉल के साथ में भी हो रहा है। ठीक है, और हर एक कोलिजन के बिटवीन जो भी मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा है उस ट्रैवलिंग का पाथ कैसा है, कैसा है, रैंडम है। म्हणजेच कसा है, मतलब ये मॉलिक्यूल जब इसके साथ कोलाइड होगा ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, ये मॉलिक्यूल जब इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होगा ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, ये इसके साथ कोलाइड होगा तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। मतलब कि ड्यूरिंग सक्सेसिव कोलिजन, जब इनके कोलिजन होने वाले उससे पहले क्या कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अब कोलिजन देखो, बेसिकली ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ भी कोलाइड होते हैं, एज वेल एज इनका जो कोलिजन है वो वॉल के साथ में भी है। मतलब कि यहाँ पे दो टाइप के कोलिजन होंगे, एक मॉलिक्यूल के बिटवीन, एक मॉलिक्यूल का एंड वॉल के बिटवीन। तो इससे होता क्या है, देखो बेसिकली मॉलिक्यूल जाएगा, सपोज ये मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ पे आके इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे वापस आएगा। अब ये जहाँ पे जाके इंसिडेंट हो रहा था वहाँ पे इसका मोमेंटम m/v था, जब ये वापस आ रहा है तब उसका मोमेंटम कितना बनेगा, -m/v बनेगा, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे जो भी कोलिजन होते हैं सारे के सारे कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। अब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब, परफेक्टली इलास्टिक मतलब
क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। ठीक है, मोमेंटम तो हर बार कंजर्व ही होता है, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कंजर्व होती है। तो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी इस तरह से कंजर्व हो रही है तो जितना मोमेंटम इंसिडेंट होते टाइम था उतना ही मोमेंटम रिफ्लेक्शन के बाद में होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा पी, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ m इंटू वी, वेयर m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, v इज द वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इस मोमेंटम को चेंज होने के लिए कुछ टाइम भी लगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जाके वॉल के साथ कांटेक्ट में था। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम मतलब क्या होता है, फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होगा, एंड ये एक्सर्टेड फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, प्रेशर मिलता है। मतलब इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं वो कंटिन्यूसली जिस वेसल में, जिस कंटेनर में हमने उनको एनक्लोज किया था उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते। क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते। ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज होने से क्या क्या चेंजेस होते हैं वो अगर हमें देखना है यहाँ पे, तो बेसिकली थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइट पार्टिकल को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप दोनों की मोशन देख सकते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, हेवी एंड लाइट में। वेरी गुड। अभी इनकी मोशन ऑब्जर्व करो, प्रेशर है देन टेम्परेचर है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा इनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होने की मतलब कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे थे उनकी वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ने की वजह से क्या हो गया, कोलिजन भी, कोलिजन बढ़ने की वजह से मोमेंटम का चेंज होने का रेट मतलब अल्टीमेटली फोर्स बढ़ गया, और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर सेम एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करेंगे जिसमें हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है और वॉल्यूम को हम चेंज होने को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये व्हील का कमी नहीं, हाँ कूल कर लगन, गुड, वेरी गुड। तो देखो कूल होने से क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, हमने प्रेशर को वहाँ पे कांस्टेंट रखा है, तो वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसी तरह से अगर फिर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। पहले की केस क्या थी, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम थी, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा था, या फिर प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ने से नहीं, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रही है, टेम्परेचर कम होने से। इसका मतलब ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो थी वो डिपेंड करती है। एंड इसके साथ में हम यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी थी, मोमेंटम था, इसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे माइक्रो एंड मैक्रो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड होती है। क्लियर है, ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया था, लिख के यस नो। चलो, तो क्या क्या लिखा था, बस माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्कस करने के बाद हमें और एक कंसेप्ट रिक्वायर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं एज ए आइडियल गैस। क्या होता है आइडियल गैस, मतलब आइडियल गैस आइडियल गॅस बर, कोणीच नाही ऐकलं आइडियल गॅस, पवन सगळं कॉन्स्टंट असतं तेव्हा बर, द गॅस whose molecules are point masses and there is no force of attraction or there is no force of attraction or repulsion between them.
इसको हम बोलेंगे एज ए आइडियल गैस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हम उसको अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिक कंसिडरेशन ये होगा कि दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा या फिर कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगा, ठीक है। असं का बरं, कारण आपण लास्ट टॉपिकमध्ये किंवा मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में भी जब स्टेट्स ऑफ मैटर इंट्रोड्यूस करते थे तो वहाँ पे हमने देखा था क्या देखा था कि जो भी स्टेट ऑफ मैटर है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, IMF के ऊपर। IMF मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की भी होती है, डिपेंड करता है। अगर वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के क्लोज आ गए तो रिपेल करेंगे, अगर आगे चले गए तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आइडियल गैस मतलब ऐसा गैस कि जिसके हर एक मॉलिक्यूल को हम पॉइंट मास कंसीडर कर रहे हैं एंड वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन है वो एब्सेंट होते, मतलब प्रेजेंट नहीं होते। इसलिए हर एक मॉलिक्यूल जो है वो नेबरिंग मॉलिक्यूल के इंडिपेंडेंट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। आइडियल गैस, बट प्रैक्टिकल केस क्या है, आइडियल गोष्ठी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट हो गए, ठीक है। ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये हाइपोथेटिकल है, बस हम कंसीडर करते हैं स्टडी करने के लिए, बट प्रैक्टिकल पर्पज में इस तरह से कंडीशन नहीं होती, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन वहाँ पे होता ही है, जिसको हम बस कंसीडर नहीं करते, ठीक है। देखो आज हमने एकदम सिंपल टॉपिक है जिसका डिस्कशन शुरू किया था, कौन सा टॉपिक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या पढ़ना है, बेसिकली गैसेस को पढ़ना है। गैस मतलब क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ट्रैवल्स रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, ठीक है। एंड उससे रिलेटेड हमें क्या डिस्कशन करना है, बस काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, मतलब उनके मोशन से रिलेटेड डिस्कशन करना है, ठीक है। और इसको डिस्कस करने के लिए बेसिकली गैसेस की दो टाइप की प्रॉपर्टी लगती है, एक है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड दूसरी है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रो मतलब कौन, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, माइक्रो मतलब स्पीड वेलोसिटी मोमेंटम, किसका, ईच मॉलिक्यूल का, ठीक है। एंड इन दोनों को रिलेट करने के लिए हमने क्या किया है, एक अलग से फिजिक्स की ब्रांच बनाई जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और जिसमें हम पढ़ते हैं इनका रिलेशन, ठीक है। और उसको पढ़ने के लिए पहले हमने आइडियल गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, दैट इज एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। राइट डाउन, एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब ये थ्योरी स्टडी करने के लिए हम कुछ बातें एज्यूम करते हैं, assumptions of kinetic theory of gases. Number 1, every gas consists of large number of particles. Every gas consists of large number of particles known as molecules. ठीक है। नेक्स्ट, all the molecules of a given gas are identical. All the molecules of given gas are identical and may or may not be different for another gas. Identical for given gas and may or may not be identical for different gas. मतलब गैस बदल गया तो उसका मॉलिक्यूल चेंज होगा या फिर सेम भी रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, molecules of gas are spherical, rigid and perfectly elastic particles. Molecules of a gas are spherical, rigid and perfectly elastic particles. मतलब स्फेरिकल है, उसके बाद में रिजिड है और उसके बाद में इलास्टिक है। अब ऐसे कैसे हो सकता है, रिजिड भी है और इलास्टिक भी है। रिजिड मतलब जिसकी शेप एंड साइज चेंज नहीं हो सकती है, इलास्टिक मतलब शेप एंड साइज चेंज हो गई तो वो अपनी शेप एंड साइज रीगेन करेगा, ठीक है। तो ये दोनों भी प्रॉपर्टी ओबे करते हैं। नेक्स्ट,
all the molecules travels with all possible velocities. All the molecules travels with all possible velocities which lies in between 0 and infinity, which lies in between 0 and infinity. मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक इनकी स्पीड कितनी भी हो सकती है. नेक्स्ट, molecules of a gas are always in a state of random motion, always in a state of random motion. Therefore collides continuously with each other, and walls of container, ठीक है. नेक्स्ट, during successive collision molecules travels along straight line path, Next, as there is no force of attraction or repulsion, between molecules of a gas, therefore molecules of gas possesses kinetic energy only. क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन आते तो वर्क डन होता तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती, लेकिन यहाँ पे फोर्सेस ही नहीं है, वर्क डन भी नहीं होगा, इसलिए जो भी टोटल एनर्जी रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगी. ठीक है. नेक्स्ट, collision between two molecules and molecule and walls of container, are perfectly elastic. That is, kinetic energy of each molecule before and after collision remains constant. Next, free path. Distance traveled by the molecule between two successive collision.
distance traveled by the molecule between two successive collision is called as free path. आणि फ्री पाथ के बाद में आएगा मीन फ्री पाथ. आता हे काय माहिती आपल्याला, लिहिलं नाही तरी चालेल, फक्त नाव लिहून टाका. मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ मतलब मीन एवरेज ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस, मतलब ऑल फ्री पाथ का एवरेज वैल्यू क्या होगी? मीन फ्री पाथ. ठीक है, तो ये हो गए एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. मतलब इतनी बातें ऐसे ही होती है, एज्यूम करके हम क्या करते हैं, केटीजी को मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ते हैं. ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए हमें और कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जो आपको ऑलरेडी आई थिंक मालूम होगी फ्रॉम केमिस्ट्री. जैसे आर, आर का मतलब क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का गैस, गैस बोर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. अब ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी आर कितनी होती है? इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. केजी कुठून आणला? केल्विन म्हटला का? ओके. या फिर हे आपल्याला लागणार नाही, बट एक थेरॉटिकल पार्टसाठी लक्षात ठेवा, 0.082 इन लिटर ॲटमॉस्फियर पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन. उसके बाद में हम आगे जो भी बातें डिस्कस करेंगे वहाँ पे जो स्मॉल यम हम यूज करेंगे, स्मॉल यम, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल. तो कैपिटल यम का मतलब होगा मोलार मास. अब मोलार मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस. मतलब एक मोल का अगर मास लिया तो कैपिटल यम, एक मॉलिक्यूल का लिया तो स्मॉल यम. ठीक है, तो यहां पे देन कैपिटल एन का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मॉलिक्यूल्स, स्मॉल यम इसके साथ अगर सफिक्स में जी दिया तो इसका मतलब क्या होगा? टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस. हो गया? नेक्स्ट, म्यू, इसका मतलब होगा, ठीक है, इसका अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. हाँ, स्मॉल एन, स्मॉल एन का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स. एंड ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं? गिवन मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास. मतलब फॉर्मूला क्या होगा? स्मॉल एन इक्वल्स टू मास का गैस मतलब यम सफिक्स जी एंड मोलर मास मतलब कैपिटल यम. ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक्सप्रेशन. उसके साथ हम इसको ऐसे भी स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन एन ए ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब यहाँ पे n का मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एंड Na का मतलब क्या होता है? एवोगैड्रोज नंबर. क्या होता है एवोगैड्रोज नंबर? नहीं 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 नहीं, क्या असता एवोगैड्रोज नंबर की मीनिंग क्या है? वैल्यू नहीं. अरे रॉंग नंबर लागला तुझा. नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। क्या होता है ये? Na का मतलब एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। अब ये एवोगैड्रोज नंबर मतलब हे झाले लिहून? एवोगैड्रोज नंबर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गिवन गैस, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है? Na इक्वल्स टू 6.028 बार इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम पर मोल। ये होता है Na यानी एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। अब ये एवोगैड्रोज नंबर के साथ यहाँ पे और एक कांस्टेंट होता है, दैट इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। क्या होता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट? मतलब K सफिक्स B इक्वल्स टू Na बाय R का R बाय Na, R बाय Na। सगळे रॉन्ग नंबर लागत आहे पाहून आज। क्या होता है R का मतलब एंड Na का मतलब, एंड इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट यानी Kb कितना आता है? 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। चलो फिनिश्ड। हे काय आहे? काहीच नाही, हे माहीत असलेली गोष्टी तुम्हाला, बरोबर। काय काय बघितलं याच्यामध्ये? कॉन्स्टंट्स रिलेटेड बातें। पहले यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना होता है? 8.314, उसके बाद 0.082, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं, हमें बस ये थेरोटिकल पार्ट के लिए रिमेंबर करो, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल। बट प्रत्येक वेळी आपण SI मध्ये घेतो त्यामुळे काय असेल 8.314। स्मॉल m का मतलब आगे डेरिवेशन देखना है, उसके लिए यूज़ करने वाली है सब। स्मॉल m का मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, कैपिटल M का मतलब मोलार मास, N का मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टोटल मास ऑफ द गैस क्या बनेगा? mg, टोटल मास ऑफ द गैस। इसका मतलब क्या होगा? स्मॉल m इंटू कैपिटल N। ये कौन होगा? टोटल मास ऑफ द गैस। नहीं कळालं? तो एका मॉलिक्यूलचा मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स म्हणजे टोटल मास ऑफ द गैस। इसका मतलब हम N को रिप्लेस कर सकते हैं बाय टोटल मास अपॉन मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, तो गिवन मास ऑफ ए गैस अपॉन मोलार मास, दैट इज N इक्वल्स टू mg अपॉन कैपिटल M या फिर कैपिटल N अपॉन Na। Na का मतलब एवोगैड्रोज नंबर। क्या होता है एवोगैड्रोज नंबर? मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस। कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। एंड बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट मतलब Kb इक्वल्स टू R अपॉन Na। R का मतलब गैस कांस्टेंट 8.314, Na मतलब एवोगैड्रो मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 8/6 मतलब 1.38 प्लस 23 ऊपर जाके -23, ठीक है। तो इसमें अगर हमें R बाय Na रिप्लेस करना है हर बार, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? K यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे जाके हमें आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है, तभी इसको डिस्कस करते हैं। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद में लिखो मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम क्या होगा? मोलार वॉल्यूम मतलब जैसे मोलार मास का मतलब क्या था? मास ऑफ 1 मोल। तो मोलार वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या बनेगी?
व्हॉल्यूम ऑफ 1 मोल. अरे मोलार मास मतलब माहिती पण सांगा ना, मोलार मास मतलब मास ऑफ 1 मोल. तसंच मोलार व्हॉल्यूम मतलब 1 मोल. ती कशी काढणार? टोटल व्हॉल्यूम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ये क्या आ गई? मोलार व्हॉल्यूम. मोलार व्हॉल्यूम मतलब व्हॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गॅस. हे बघा, मोलार मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए गॅस. तसंच मोलार व्हॉल्यूम मतलब कसे काढणार? टोटल व्हॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स. व्हेरी गुड. ठीक आहे. तर पवन सांग मग युनिट काय असेल मोलार व्हॉल्यूमचं? लिटर फक्त का लिटर पर ॲटमॉस्फिअर? नाही, गायत्री लिटर पर मोल. व्हेरी गुड. या फिर मीटर क्यूब पर मोल. आपण एस आय फॉलो करतो ना, त्यामुळे लिटर आलं तरी आपण कन्वर्जन करून घेणार. ठीक आहे. नेक्स्ट NTP. वेरी गुड. नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. एक्सलेंट आंसर. NTP का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है? टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन. प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या फिर 0.76 मीटर ऑफ Hg या फिर 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है. कितना होता है ये? 1 एटमॉस्फेयर विच इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg. ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया प्रेशर. इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. म्हणजे NTP ॲट NTP म्हटलं की टेम्परेचर 273 के एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर. उसकी सिमिलर और एक कंसेप्ट आती है दैट इज विस्कोसिटी. स्टैंडर्ड एंड रूम टेम्परेचर नहीं होता है क्या? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? मतलब 0 केल्विन. इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए एब्सोल्यूट जीरो, बट उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है? घेताना आपण 0 केस घेतो बरोबर, दॅट इज एब्सोल्यूट जीरो. या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में टेम्परेचर, बट एब्सोल्यूट जीरो की मीनिंग क्या होती है? लिहा लिहा. ती काही सांगून कन्फ्युजन करण्या अगोदर लिहून टाका तुम्ही. ठीक आहे. ॲब्सोल्यूट झिरो इज द टेम्परेचर. ॲब्सोल्यूट झिरो इज द टेम्परेचर. ॲब्सोल्यूट झिरो इज द टेम्परेचर ॲट विच absolute zero is the temperature at which all the molecules of a gas come to rest. All the molecules of a gas come to rest. That is, their velocity becomes, kinetic energy becomes मतलब एट एब्सोल्यूट जीरो कंडीशन क्या होती है? गैस की काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल कोई भी मोशन परफॉर्म नहीं करते. ठीक है. रेस्ट में होते हैं और उसकी वैल्यू कितनी कंसिडर करते हैं हम? 0 केल्विन. ठीक आहे. तर हे सगळे इंट्रोडक्टरी टर्म होत्या KT जी आपल्याला स्टडी करण्यासाठी ज्या रिक्वायर्ड होत्या फ्रॉम स्टार्ट. आज हमने न्यू टॉपिक शुरू किया था, कौन सा है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. मतलब पूरा डिस्कशन होगा अबाउट, तो गैस मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर इन विच ऑल द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज़. एंड काइनेटिक थ्योरी पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? मैक्रो एंड माइक्रो को रिलेट करना है. मैक्रो मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. माइक्रो मतलब स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम. इनको रिलेट करने वाली जो थ्योरी है उसको बोला हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ. इसको स्टडी करने के लिए क्या हुआ? सबसे पहले आइडियल गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया. क्या होता है आइडियल गैस? मतलब जिसके मॉलिक्यूल पॉइंट मासेस है एंड एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, रिपेल भी नहीं करेंगे. उसके बाद में एजम्पशन, ढेर सारे एजम्पशन देखे है ना, 1 2 3 4 की जले
8-9 झाले, अजून 10-12 आहेत पण एवढे सफिशियंट है, ठीक है। उसके बाद में आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन या फिर 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल। स्मॉल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एन, एन ए कितना होता है के बी कितना होता है बर। उसके बाद मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस। देन एनटीपी कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक का डिस्कशन शुरू करने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन के वेरियस फॉर्म देखते थे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, जहाँ पे P का मतलब प्रेशर, V का मतलब V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, ठीक है। ये होता है आइडियल गॅस इक्वेशन, माहिती आहे सगळ्यांना, ठीक आहे। अब यही आइडियल गॅस इक्वेशन आहे, याला फक्त आपण काय करू शकतो वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये लिहू शकतो। कसं? स्मॉल एन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, यम का यम जी अपॉन कैपिटल ई, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा एम जी आर टी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। अगर मैं V को इधर भेज दूंगा तो ये बनेगा P इज इक्वल्स टू मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ब्रैकेट में इनटू आर टी बाय एम, बट मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब तो P इज इक्वल्स टू बना रो इंटू आर टी बाय एम, यानी कि P बाय रो इक्वल्स टू होता है आर टी बाय एम। हे आपल्याला भरपूर वेळा यूज करायचं रिलेशन, ठीक है। P बाय रो इक्वल्स टू आर टी बाय एम, P बाय रो इक्वल्स टू P by rho equals to P by rho equals to P by rho equals to P by rho equals to, where P is the rho, R T M कोणतं मास? मोलार मास। कैपिटल एम मतलब क्या? मोलार मास, ठीक है। मास, मोलार मास, टोटल मास, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, तिथे कंफ्यूज नहीं व्हायचं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P बाय रो इक्वल्स टू आर टी बाय एम आ गया, बट पवन, बट R इक्वल्स टू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ के बी? के बी इक्वल्स टू आर बाय एन ए, तो R क्या बनेगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एन ए। तो सेम एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P बाय रो इक्वल्स टू इंटू एन ए इंटू टी डिवाइडेड बाय कैपिटल यम, कळतं हे। बट अब एन ए मतलब एवोगाड्रोस नंबर, उसका मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स इन, म्हणजे आपल्याला है ना स्मॉल यम, कैपिटल यम एंड एन ए, अब इनके बिटवीन का रिलेशन देखना है। क्या रिलेशन होगा? थिंक अपॉन इट। व्हेरी गुड, चला प्रत्येक जण विचार करा त्याच्यावर। हे आपण आत्ता डिस्कस केलं का? हेच डेटा यूज करायचं तिथं। कहाँ पे था एवोगाड्रोस नंबर? यहाँ पे था। ये इन दोनों इक्वेशन को देखो, स्मॉल एन इक्वल्स टू कितना है एम जी बाय एम, एंड स्मॉल एन इक्वल्स टू ऑल्सो कितना है एन बाय एन ए। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? एम जी अपॉन एम इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन ए। तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी थी हमें? एन ए बाय, हाँ
तो mg बाय m इज इक्वल्स टू कौन आता है, n अपॉन na। हमने क्या लिखा था, r इक्वल्स टू के बी इंटू एन ए। ठीक है, तो ये डेटा हमें बस यूज करना आहे। बघा तिकडे इक्वेशन्समध्ये काय आहे, हाँ एन ए बाय एम ए। अभी हमें यहाँ पे डेटा मिला था जिसके अकॉर्डिंग स्मॉल यम अपॉन कैपिटल यम इक्वल्स टू कौन होता है, एन अपॉन एन ए। तो यहाँ पे एन ए बाय एम इसको हम रिप्लेस करने वाले, तो एन ए बाय एम इक्वल्स टू क्या बनेगा, एन बाय स्मॉल यम, मतलब मास ऑफ द गैस। यानी सेम एक्सप्रेशन को हम इस तरह से और एक्सटेंड कर सकते हैं कि इक्वल्स टू के बी इंटू एन ए बाई एम, मतलब कौन, कळतंय का बघा, नहीं ये एन ए बाई एम है ना, उसको हम रिप्लेस करने वाले हैं एन अपॉन एम जी से। तो क्या बनेगा इक्वेशन, P बाय रो इक्वल्स टू, ये के बी इंटू एन ए था, उसको हम रिप्लेस करेंगे तो के बी इंटू टी सेम है। अब हम एन ए बाय एम को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, एन अपॉन एम जी से। ठीक है, मतलब ये तीनों इक्वेशन को अगर रिलेट करेंगे तो हमें इस तरह से रिलेशन मिल रहा है। देखो P बाय रो इक्वल्स टू क्या था, आर टी बाय कौन सा मास, एंड वो इसकी जगह पे अगर हम बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट लेंगे तो ये के बी टी इंटू सॉरी अपॉन क्या मिलेगा, मास ऑफ द गैस मिलेगा। ठीक है, बट ये किसके लिए, पर मोल के लिए। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे तो ये होगा, मतलब हम ये P बाय रो को आर टी बाई एम से, आर टी बाई एम को के बी इंटू टी बाई एम से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब R आएगा तो कैपिटल एम, के आएगा तो स्मॉल एम, मतलब R आएगा तो मोलार मास एंड के आएगा तो मॉलिक्युलर मास। कळालं ना, मोलार मास मोलचं मास, मॉलिक्युलर मास मॉलिक्यूलचं मास। व्हेरी गुड, ठीक आहे। कन्फ्यूज व्हायला लागले काय, हा अरे तीन रिलेशन आहे फक्त, P बाय रो इक्वल्स टू आर टी बाय कॅपिटल एम इक्वल्स टू के बी इंटू टी बाय स्मॉल एम, आर आला की कॅपिटल एम, के आला की स्मॉल एम। काय कन्फ्युजन त्याच्यामध्ये, हो कन्फ्यूज व्हायला लागले। हे सगळं तर मला असं वाटतं हे 4 वर्ष रिपिटेशनच आहे, आयडियल गॅस इक्वेशन, प्रेशर, व्हॉल्यूम, गॅस, नाही आहे का, हे 9 पासून आहे, नाही म्हणता लाज वाटत तुम्हाला, 9 पासून हे सगळं सिलेबसमध्ये। हां तू 11वी शिकला तो पार्ट वेगळा आहे, बट केमिस्ट्रीमध्ये झाला असेल आता हे, नाहीच तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये असं कन्सिडर करून चलो आपण। कळालं, आइडियल गैस इक्वेशन होता पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, बट उसके ऊपर से हमने P बाय रो इक्वल्स टू आर टी बाई एम प्रूव किया था। सोबत काय फक्त के टी बाय एम, फक्त लक्षात काय आहे, के तो स्मॉल एम, आर कॅपिटल एम, पण कन्फ्युजन होतो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, गैस लॉज। गैस लॉज, अब गैस लॉज कौन से होते हैं, बॉयल्स लॉ। क्या होता बॉयल्स लॉ, राइट डाउन, बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure of a gas is inversely proportional to the volume at Lethine statement, at constant temperature, pressure of a gas is inversely proportional to its volume। याचा अर्थ काय होतो, टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखेंगे एंड अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होती है, एंड अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर, मी तेच म्हटलं ना, मग वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब अगर फिर से यहाँ पे हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर पकड़ के वॉल्यूम है इसको बढ़ाएंगे तो प्रेशर के साथ क्या होगा, कितना था 34, कितना हो गया 23। ठीक है, एंड फिर से अगर वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर क्या होगा,
बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कंडीशन क्या है, बस टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए, कळलं का? चलो राइट डाउन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ P इंटू वी ये बनेगा कांस्टेंट, एंड अगर ये कांस्टेंट है तो फिर वहाँ पे P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 रिमेन्स कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ के बाद में नेक्स्ट आता है, दैट इज क्या होता है, चार्ल्स लॉ। कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब, एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब अगर यहाँ पे अब हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम का रिलेशन आएगा किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। मतलब अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हीट करेंगे, ओके, वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी, फिर प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब प्रेशर कांस्टेंट है, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ रही है, ये तो अपन नहीं मानता है, ठीक है। एंड अब अगर वॉल्यूम को कम करेंगे तो नहीं, वॉल्यूम नहीं, फक्त टेम्परेचर चेंज करायचं आपल्याला। अब टेम्परेचर कम कर देंगे तो वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली डायरेक्टली, ठीक है। तो ये होता है कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ, वेरी गुड। तो बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं हम, देयरफॉर V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे PV इक्वल्स टू क्या होता है, NRT, और यहाँ पे हमें V/T चाहिए, तो यहाँ पे V इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, NR अपॉन P, ये बनेगा इंटू T। और इसको हम रिप्लेस करके फिर लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू कौन है, T है, जहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब K इक्वल्स टू कौन है, NR अपॉन P है। ये NR अपॉन P क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या बनता है, ये बनता है स्लोप ऑफ ग्राफ। जब हम ग्राफ्स देखेंगे लॉ से रिलेटेड, तो वहाँ पे V वर्सेस T का जो ग्राफ होगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा कौन रिप्रेजेंट करेगा, NR अपॉन P, वेयर N R P प्रेशर, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, उसके बाद में गी-लुजैक्स लॉ, राइट डाउन। अब गी-लुजैक्स लॉ में क्या होता है, क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे फिर प्रेशर एंड टेम्परेचर डायरेक्टली होते हैं, इनवर्सली। ये कब हो सकता है लेकिन, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तब। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट क्या है अब, वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ रहा है, एवढंच, ठीक है। क्या हो गया ये, गे-लुजैक्स लॉ। यानी कि यहाँ पे फिर से हम क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन T1 बिकम्स इक्वल्स टू P2 अपॉन T2, और ये क्या बनेगा, कांस्टेंट। फिर से PV इक्वल्स टू होता है NRT।
हमें प्रोपोर्शनलिटी P एंड T की चाहिए, तो P क्या बनेगा फिर एन आर अपॉन वी इंटू टी। तो ये जो ब्रैकेट ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मतलब जब हम P प्रोपोर्शनल टू T लिखेंगे तब ये एन आर अपॉन वी इसको बोलना पड़ेगा एज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है फिर, स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ, P वर्सेस T ग्राफ। PT ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा लॉ आता है, एवोगैड्रोस लॉ। वेरी गुड, क्या होता है एवोगैड्रोस लॉ? राइट डाउन एवोगैड्रोस लॉ। at same temperature at same temperature equal volume of gas consist of equal number of moles। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब टेम्परेचर अगर सेम है तो वहाँ पे गैसेस डिफरेंट होंगे तो भी गिवन जितनी वॉल्यूम होगी उसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, हर बार सेम होते हैं। ये कौन सा लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ। उसके बाद में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या होता है ये, partial pressure ची addition equal to total pressure is called as Dalton's law of, write down, write in double inverted comma, pressure exerted by mixture of n number of gases, pressure exerted by mixture of n number of gases on walls of container is equal to the sum of individual pressure exerted by equal volume of gases, equal volume of each gas। लिख रहा है sum of pressure exerted by equal volume of individual gas, that is P equals to P1 plus P2 up to Pn। उसके बाद में और एक लॉ होता है, दैट इज कूलम्स नहीं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, राइट इन डबल इंवर्टेड कॉमा, रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional to the rate of diffusion is inversely proportional to the density of gas. Rate of diffusion is inversely proportional to the density of gas, that is D inversely proportional to 1 upon रूट ऑफ रो। टेस्ट आता देणार का 3 वाजता जमेल द्यायला, सगळ्यांना जमेल 3 वाजता आपल्याला द्यायला? ठीक है, आताच देऊन टाक। तो देखो बेसिकली आज जो है हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का इंट्रोडक्शन देखा था। वंस अगेन क्या था, क्या था गैस, क्या होता है गैस, मतलब इज कॉल्ड एज गैस। उसके बाद में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिलेट होती है केटीजी में, आइडियल गैस,
एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन और 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल, केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R upon Na 1.38 into 10 to the power minus 23, Na Avogadro's number 6.023 into 10 to the power, ठीक है. देन स्मॉल यम, कैपिटल यम, n मोलर वॉल्यूम, एब्सोल्यूट जीरो, NTP, देन डिफरेंट गैस लॉज, आइडियल गैस इक्वेशन, एंड उसके ऊपर से 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन कौन थे, P बाय रो, RT बाई एम, KBT बाय स्मॉल यम. ठीक है. अब कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, एंड उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले आएंगे उसी के ऊपर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करना है, पर ऐसा नहीं कि आज से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कल के लेक्चर में पहले इसकी ओरल होगी, देन विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट नेक्स्ट पार्ट. ठीक है. एंड इवनिंग तक ये प्रिपेयर करो, एंड इसके ऊपर आई थिंक कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 एंड 2 है, फर्स्ट 2 कंसेप्ट एप्लीकेशन, तो उनको सॉल्व करने का ट्राई करो. ठीक है. इवनिंग के लेक्चर में फिर हम सॉल्व एग्जाम्पल एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन का डिस्कशन शुरू करेंगे. ठीक है. एंड रेडिएशन की कंसेप्ट एप्लीकेशन एंड वर्कशीट पेंडिंग है, तो इस वीक में उसको हम कर लेंगे. ठीक है. जब KTG का वर्कलोड नहीं होगा तब उसको कंप्लीट करेंगे. नाउ टेस्ट विल बी देयर. टेस्ट किसके ऊपर है?